सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी बोन्स मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाती हैं। एंटीरियर पे हमारे पास क्लेविकल है, पोस्टीरियर पे हमारे पास स्कैपुला होता है और लेटरली हमारे पास ह्यूमरस होती है। क्लेविकल हमारे पास एस शेप्ड बोन होती है। मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल स्टर्नम के मैन्यूब्रियम से मिलकर एक जॉइंट बनाता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और लेटरल एंड क्लेविकल का स्कैपुला के एक्रोमियन के साथ मिलकर जॉइंट बनाता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये बोन मिडल से बहुत वीक होती है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, मीडियल, मिडल और लेटरल। मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल पे 70 से 80% फ्रैक्चर होते हैं। तो आपने दोनों शोल्डर्स को सबसे पहले तो कंपेयर करना है। कोई स्वेलिंग ऑब्वियस तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नज़र नहीं आ रही। जैसे हम अभी क्लेविकल को एग्जामिन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्वेलिंग देखेंगे। फ्रैक्चर की वजह से स्वेलिंग हो सकती है, और अगर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे क्लेविकल एंटीरियरली डिसलोकेट हो जाए, यानी एंटीरियर डिसलोकेशन हुई हो, तो क्लेविकल बाहर प्रोमिनेंट हमें फील होगी, यानी वो प्रोट्रूड कर चुकी है आगे की तरफ। बट अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन हुई है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में क्लेविकल की, तो क्लेविकल पीछे की तरफ चली जाएगी और हमें स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट विजिबली नॉर्मल नहीं लगेगा। और जब क्लेविकल यहाँ पर पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाती है तो ये ख़तरनाक होता है, क्योंकि क्लेविकल हमारे एयरवेज को ब्लॉक कर सकती है। अगर एंटीरियर डिसलोकेशन क्लेविकल की एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे हुई है तो हमें यहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे क्लेविकल एंटीरियरली प्रोट्रूड हुई फील होगी, और अगर यहाँ पर पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाए तो ये पीछे हो जाएगी और हमें नॉर्मल विजिबली शो नहीं होगी। यानी पैल्पेट करने पे हमें फ़ील होगा कि क्लेविकल एक्रोमियन से पीछे हो चुकी है। और अगर क्लेविकल फ्रैक्चर हुई है तो स्वेलिंग और रेडनेस हमें नज़र आएगी, और पेशेंट को हल्का सा भी पैल्पेट करने पे बहुत पेन होगा। साथ ही साथ अगर हमें रेडनेस बगैर किसी फ्रैक्चर या डिसलोकेशन के, रेडनेस यानी इकाइमोसिस, हमें स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे नज़र आए तो ये साइन हो सकता है इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का या फिर किसी इन्फेक्शन का। जो लिगामेंट्स क्लेविकल को एक्रोमियन के साथ स्टेबलाइज रखते हैं वो है एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, एक्रोमियन और क्लेविकल के बीच में, और एक है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। कोरेकोइड प्रोसेस भी स्कैपुला का पार्ट है और एक्रोमियन भी स्कैपुला का पार्ट है। जब क्लेविकल एक्रोमियन के साथ मिलती है तो एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है, और जब क्लेविकल कोरेकोइड प्रोसेस के ऊपर से गुजरती है तो 2 लिगामेंट्स होते हैं, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, जिसमें ट्रेपीजॉइड और कोनोइड लिगामेंट होते हैं। अब इन लिगामेंट्स की इंजरीज या स्प्रेन रॉकवुड क्लासिफिकेशन की मदद से 6 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। टाइप 1 इंजरी में एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट का स्प्रेन होता है, कोई टेयर नहीं होता, और कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट इंटैक्ट होता है। यूँ क्लेविकल की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती तो क्लेविकल ऊपर नहीं उठती। टाइप 2 इंजरी में एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट का टियर होता है और कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट का स्प्रेन होता है। इसमें क्लेविकल की बिल्कुल माइल्ड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट के टियर की वजह से थोड़ी सी ऊपर उठती है। टाइप 3 इंजरी में एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट और कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट दोनों टियर हो जाते हैं और क्लेविकल क्लियरली ऊपर नज़र आती है, ऊपर उठ जाती है वो। टाइप 4 इंजरी में क्लेविकल ऊपर डिस्प्लेस नहीं होती बल्कि पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो जाती है और वो ट्रेपीजियस में फंस सकती है। टाइप 5 इंजरी में ट्रेपीजियस और डेल्टॉइड मसल्स भी टेयर हो जाते हैं क्लेविकल के पास से। साथ ही साथ एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट और कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट भी टेयर हो जाते हैं। यूँ क्लेविकल बहुत ज़्यादा ही डिस्प्लेस हो जाती है ऊपर की तरफ। और टाइप 6 इंजरी में क्लेविकल इन्फीरियरली डिस्प्लेस हो जाती है और वो कोरेकोइड प्रोसेस में फंस जाती है। तो ये थी 6 टाइप्स रॉकवुड क्लासिफिकेशन की एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इंजरीज़ की। अब बात कर लेते हैं आसपास जो मसल्स होते हैं उनकी। क्लेविकल के नीचे छोटा सा मसल होता है सबक्लेवियस, और क्लेविकल के ऊपर जो मसल होता है वो है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। कोरेकोइड प्रोसेस पे 3 मसल्स अटैच होते हैं। पहला है पेक्टोरलिस माइनर, जो कि 2nd, 3rd और 4th रिब पे ओरिजिनेट करता है और इंसर्ट करता है कोरेकोइड प्रोसेस पे। दूसरा मसल है बाइसेप ब्रेकियाई। बाइसेप का जो शॉर्ट हेड है वो ओरिजिनेट करता है कोरेकोइड प्रोसेस से। तीसरा जो मसल है वो है कोरेको ब्रेकियालिस।
जो कि ओरिजिनेट करता है कोरिकोइड प्रोसेस से, और बहुत ही थिन इंडिविजुअल्स में ये विजिबल भी हो सकता है। और अगर किसी पेशेंट में डेल्टोइड एट्रोफी हो चुकी हो तो कोरिकोइड प्रोसेस विजिबल हो सकता है। एक और कंडीशन है जिसमें कोरिकोइड प्रोसेस विजिबल होता है, वो है जब शोल्डर पोस्टीरियरली डिस्लोकेट हो जाए। कोरिकोइड प्रोसेस पैल्पेट किया जा सकता है मिडिल और लेटरल क्लेविकल जंक्शन के 2 सेंटीमीटर नीचे। अब बात कर लेते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल की। काफ़ी ब्रॉड मसल है जो कि स्टर्नम, रिब्स और क्लेविकल से ओरिजिनेट करता है और इंसर्ट करता है एक फ्लैट टेंडन की सूरत में प्रॉक्सिमल ह्यूमरस पे बाइसेपिटल ग्रूव के लेटरली। पेक्टोरलिस मेजर मसल एक पावरफुल एडक्टर, इंटरनल रोटेटर और फ्लेक्सर है शोल्डर का। ये एंटीरियर बॉर्डर भी बनाता है एक्सिला का। पेक्टोरलिस मेजर का रप्चर पहली बात तो कॉमन नहीं है, बट अगर हो भी जाए तो ये जो टेंडिनस इंसर्शन है उसके पास होता है रप्चर। जब ये रप्चर हो जाता है तो ये क्लिनिकल अपीयरेंस ऐसी देता है कि जो एक्सिला का एंटीरियर क्रीज है वो एबनॉर्मल नज़र आती है। अब बात कर लेते हैं डेल्टोइड मसल की। इसके 3 हेड होते हैं और कॉमन टेंडिनस इंसर्शन होती है लेटरल ह्यूमरस पे। एंटीरियर डेल्टोइड पावरफुल फ्लेक्सर है, फ्लेक्स करवाता है शोल्डर को। मिडिल डेल्टोइड जो है वो पावरफुल एबडक्टर है, एबडक्ट करवाता है शोल्डर को। और जो पोस्टीरियर हेड है वो एक्सटेंड करवाता है आर्म को। जो नर्व सप्लाई होती है डेल्टोइड की वो होती है एक्सिलरी नर्व। अगर एक्सिलरी नर्व इंजर्ड हो जाए तो डेल्टोइड एट्रोफी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं बाइसेप ब्रेकियाई मसल की, जिसके 2 हेड होते हैं। जो शॉर्ट हेड होता है वो कोरिकोइड प्रोसेस पर अटैच होता है और जो लॉन्ग हेड होता है वो सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल पे अटैच होता है। बाइसेप एक पावरफुल एल्बो फ्लेक्सर है। जो लॉन्ग हेड है बाइसेप का वो अगर रप्चर हो जाए तो जब पेशेंट एल्बो फ्लेक्स करेगा तो सारा मसल बल्क एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और इस कंडीशन को कहते हैं पॉप आई डिफॉर्मिटी। तो जो ये डिफॉर्मिटी है वो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप के रप्चर होने की वजह से होती है। अब बात कर लेते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट की। पोस्टीरियर पे हमारे पास होता है स्कैपुला। स्कैपुला एक ट्रायंगुलर बोन है, पोस्टीरियर पे होती है। जो मीडियल बॉर्डर होता है स्कैपुला का वो स्पाइन के पैरेलल होता है। जो सबसे ज़्यादा विजिबल बोनी फीचर है स्कैपुला का वो होता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर वाला जो फोसा होता है वो होता है सुप्रास्पाइनेटस फोसा या सुपीरियर फोसा, और इस स्पाइन के नीचे जो फोसा होता है उसको कहते हैं इंफीरियर फोसा या फिर इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। तो इसके ऊपर यहाँ पर जो मसल होता है वो होता है सुप्रास्पाइनेटस, और इस स्पाइन के नीचे फ़ौरन जो मसल होता है वो होता है इंफ्रास्पाइनेटस, और उसके नीचे होता है टेरिस माइनर और उसके नीचे होता है टेरिस मेजर। एग्जामिनेशन के दौरान आपने ये देखना है कि जो स्पाइन है स्कैपुला की वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं है। अगर वो प्रोमिनेंट है तो हो सकता है कि सुप्रास्पाइनेटस की एट्रोफी हो चुकी हो या इंफ्रास्पाइनेटस की एट्रोफी हो चुकी हो। जो सबसे ज़्यादा विजिबल बॉर्डर होता है स्कैपुला का वो होता है मीडियल बॉर्डर, और ये मीडियल बॉर्डर अगर बहुत ज़्यादा बाहर आ जाए, ख़ास तौर पे आर्म को फ्लेक्स करने पे, फॉरवर्ड फ्लेक्जन पे, तो इस कंडीशन को कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो आपने ये नोट करना है जो स्कैपुलर विंगिंग है वो सेरेटस एंटीरियर मसल के वीक होने की वजह से हो सकती है, या फिर रोम्बॉइड मसल के यानी रोम्बॉइड मेजर और माइनर जो कि मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे अटैच होते हैं, इन मसल्स के भी वीक होने से स्कैपुलर विंकिंग हो सकती है। बट मोस्टली लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो इंजर्ड हो जाए तो सेरेटस एंटीरियर मसल वीक हो जाता है, जिसकी वजह से मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है और विंगिंग कॉज करता है। अब जो लेटरल बॉर्डर है स्कैपुला का वो कवर्ड होता है लेटिसिमस डोर्साई मसल से, बट अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लेटिसिमस डोर्साई मसल की एट्रोफी हुई है। जो सुपीरियर बॉर्डर है स्कैपुला का वहाँ पर जो मसल्स होते हैं एक है ट्रेपीजियस और एक है सुप्रास्पाइनेटस। अगर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो हो सकता है कि ट्रेपीजियस मसल की एट्रोफी हुई हो। ट्रेपीजियस एक डायमंड शेप मसल है जिसकी नर्व सप्लाई क्रेनियल नर्व नंबर 11 स्पाइनल एसेसरी नर्व होती है। अगर ये नर्व इंजर्ड हो जाए तो ट्रेपीजियस की एट्रोफी हो सकती है। जो स्कैपुला की एक और कंडीशन है वो कंजेनाइटल होती है जिसका नाम है स्प्रेंजल्स डिफॉर्मिटी। इसमें पेशेंट अपने हाथों को ऊपर उठाता है तो विजिबली नज़र आता है कि एक स्कैपुला छोटा है। एक और जो कंडीशन है स्कैपुला के रिलेटेड वो ज़्यादातर एथलीट्स में होती है जिसका नाम है लेटरल स्कैपुलर स्लाइड। इस कंडीशन में क्या होता है
कि जो मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला का और जो इन्फीरियर टिप है ये थोड़ी सी लेटरली शिफ्ट हो जाती है। यानी जब आप दोनों स्कैपुला की स्पाइन तक मेजरमेंट लेते हैं तो एक की मेजरमेंट नॉर्मली से थोड़ी सी ज़्यादा आती है। अब बात कर लेते हैं रोटेटर कफ मसल्स की। रोटेटर कफ मसल्स में हमारे पास 4 मसल्स आते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस मसल हमारे पास एंटीरियरली होता है, सुप्रास्पाइनेटस मसल हमारे पास स्कैपुला के ऊपर होता है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल हमारे पास स्पाइन ऑफ स्कैपुला के जस्ट नीचे होता है और टेरिस माइनर मसल हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस के नीचे होता है। अगर रोटेटर कफ टियर हो तो रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड होती है, पेशेंट से हाथ उठा ही नहीं जाता, हाथ उठाते ही उसको दर्द होता है, पेनफुल आर्क टेस्ट पॉजिटिव आता है। बट जो चीज़ रोटेटर कफ टियर को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस से अलग करती है वो ये है कि जो रोटेटर कफ टियर है इसमें पेशेंट से एक्टिवली रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं हो पाती। जैसे अगर एबडक्शन है तो पेशेंट एक्टिवली नहीं उठा पाएगा हाथ, बट पैसिवली एबडक्शन हो पाएगी। बट एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में ना ही एक्टिवली पेशेंट रेंज ऑफ मोशन कोई कर पाएगा, ना ही पैसिवली हो पाएगी। यानी रोटेटर कफ टियर में स्टिफनेस नहीं होती, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में स्टिफनेस होती है। और जो रोटेटर कफ टियर है वो यूजुअली ओवर यूज़ या ट्रॉमा या कोई एज रिलेटेड डीजनरेशन की वजह से हो सकता है, और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ट्रॉमा या डायबिटीज़ या इमोबिलाइज अगर हो बहुत टाइम से शोल्डर तो हो सकती है। रोटेटर कफ में जो पेन होता है वो मोस्टली मूवमेंट के बाद होता है, स्पेशली एबडक्शन के वक्त, यानी मूवमेंट के वक्त दर्द होता है। बट एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में कांस्टेंट पेन होता है और स्टिफनेस भी बहुत होती है। रोटेटर कफ टियर में मसल की वीकनेस होती है, बट एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में स्टिफनेस होती है, वीकनेस नहीं होती, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होती है बहुत ज़्यादा। एमआरआई और अल्ट्रासाउंड में रोटेटर कफ टियर नज़र आता है, यानी चारों में से कोई एक मसल में टियर होगा, ये शो होगा। बट एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में कैप्सूल में थिकनेस शो होगी। अब बात कर लेते हैं शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम की। अगर कोई पेशेंट आपके पास आए और वो ये कहे कि मुझसे हाथ नहीं उठाया जा रहा, और आप अल्ट्रासाउंड और एमआरआई जब करवाते हैं तो उसमें ना ही टियर आया है ना ही सिम्टम्स एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हो। इसमें क्या होता है कि जो टेंडन्स हैं और जो सब एक्रोमियल बुर्सा है जो एक्रोमियन प्रोसेस के जस्ट नीचे होता है, जब भी हम हाथ उठाते हैं ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ये एक्रोमियन के नीचे दब जाते हैं। ये टेंडन्स और एक्रोमियन के नीचे जो बुर्सा है वो सब एक्रोमियन बुर्सा, ये एक्रोमियन के नीचे फंस जाते हैं। इसी वजह से ओवरहेड एक्टिविटीज़ में पेन होता है, और ये जो पेन है ये थोड़ा शार्प नेचर का होता है। और इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? ओवरहेड एक्टिविटीज़, पुअर पोस्चर, कोई बोन या स्पर, या फिर रोटेटर कफ वीकनेस। जो टेस्ट इसमें पॉजिटिव आता है वो है नीड्स टेस्ट, हॉकिंस केनेडी टेस्ट, पेनफुल आर्क टेस्ट भी इसमें पॉजिटिव आता है। जो चीज़ें मैंने बोली हैं अगर आपको इन पर नोट्स चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी ड्राइव का, आप वहाँ पे जाके नोट्स देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।